नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों। क्या तुम तैयार हो एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जहां विचार ही क्रांति का पहला कदम बनते हैं? क्या तुम उस आवाज को सुनने के लिए उत्सुक हो जिसने सदियों से दबी हुई मानव आत्मा को जगाने की कोशिश की? यदि हां, तो अपनी आंखें बंद करो, अपने कान खोलो और मुझे कार्ल मार्क्स को सुनो। हां, मैं वही हूं जिसके नाम से कई साम्राज्यों की नींव हिली, जिसके विचारों ने दुनिया का नक्शा बदला और जिसके सिद्धांतों ने अरबों लोगों को एक नए भविष्य का सपना दिखाया। तुम शायद मुझे किताबों में, इतिहास के पन्नों में पढ़ते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ सीधे संवाद कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अन्याय को पहचाना और उसे बदलने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। एक प्रश्न से शुरू हुई यात्रा, सत्य की भूख। मैं कार्ल हेनरिक मार्क्स। मेरा जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के एक छोटे से शहर ट्रियर में हुआ था। मेरा बचपन साधारण था, लेकिन मेरी सोच कभी साधारण नहीं रही। बचपन से ही मेरे मन में सवाल उठते थे। मैंने अपने आसपास के समाज को देखा। लोग काम करते थे, कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी अभावों में जीते थे। मैंने अमीरों को देखा जो बिना अधिक श्रम के सुख सुविधाओं का आनंद लेते थे। ये विषमता मुझे परेशान करती थी। मेरे पिता एक वकील थे, एक एनलाइटेंड व्यक्ति, जिन्होंने मुझे तर्क और ज्ञान की राह पर चलना सिखाया। उन्होंने मुझे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से परिचित कराया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये शब्द मेरे मन में गहरे उतर गए। मैंने बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालयों में कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन कानून की किताबी बातें मेरे मन को शांत नहीं कर पा रही थीं। मुझे जीवन के गहरे रहस्यों को जानना था, मानव समाज के मूल नियमों को समझना था। बर्लिन विश्वविद्यालय में मैंने जॉर्ज हेगल के दर्शन का अध्ययन किया। हेगल का द्वंद्वात्मक विचार मेरे लिए एक नया दरवाजा था। उन्होंने सिखाया कि हर विचार के भीतर उसका विरोधी विचार छिपा होता है और इन दोनों के संघर्ष से एक नया उच्चतर विचार जन्म लेता है। यह मेरे लिए एक रेवलेशन था। मैंने सोचा, क्या यह केवल विचारों पर लागू होता है या क्या यह मानव समाज और इतिहास पर भी लागू होता है? क्या समाज में भी ऐसे संघर्ष हैं जो उसे आगे बढ़ाते हैं? ये वही समय था जब मैंने खुद से एक प्रतिज्ञा की। मैं इस दुनिया को उसकी जड़ से समझूंगा और उन शक्तियों को उजागर करूंगा जो इंसानों को जकड़ कर रखती हैं। मेरा लक्ष्य सिर्फ समझना नहीं था, मेरा लक्ष्य था बदलाव लाना। कलम की शक्ति और निर्वासन का मार्ग। मेरे अध्ययन पूरे होने के बाद मैंने पत्रकारिता की राह चुनी। मैं राइनिश ज़ाइटुंग नामक अखबार का संपादक बन गया। मैंने अपनी कलम से समाज की बुराइयों पर प्रहार करना शुरू किया। मैंने गरीबों की आवाज उठाई, किसानों के अधिकारों की बात की और सत्ता के अन्याय को उजागर किया। मैंने देखा कि कैसे सरकारें और अमीर लोग जो खुद को सभ्य कहते थे, अपने स्वार्थों के लिए आम जनता का शोषण करते थे। मेरी कलम में आग थी और ये आग उन लोगों को पसंद नहीं आई जो अंधकार में जीना चाहते थे। सरकार को मेरी सच्चाई पसंद नहीं आई। उन्होंने अखबार को सेंसर करना शुरू कर दिया और फिर आखिरकार उसे बंद करवा दिया। यह मेरे लिए पहला कड़वा अनुभव था कि सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या मैं रुका? नहीं, निर्वासन ने मुझे और मजबूत बनाया। मैं पेरिस चला गया, फिर ब्रुसेल्स। निर्वासन मेरे लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान और नए अनुभवों का एक नया विश्वविद्यालय था। मैंने यूरोप के विभिन्न हिस्सों के लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा और देखा कि शोषण की कहानी हर जगह एक जैसी थी, चाहे देश कोई भी हो। पेरिस में ही मुझे अपना सबसे महान सहयोगी और मित्र मिला, फ्रेडरिक एंगल्स। एंगल्स एक फैक्ट्री मालिक के बेटे थे, लेकिन उन्होंने खुद कामगारों के जीवन को करीब से देखा था। उनकी रिपोर्ट इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की दशा मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। हमारी पहली मुलाकात में ही हमें लगा कि हम एक ही दिशा में सोच रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर एक नई वैचारिक यात्रा शुरू की। इंगल्स और मैं
हमने घंटों बहस की, रात रात भर जागकर किताबों का अध्ययन किया और दुनिया को बदलने के तरीकों पर विचार किया। हमारी दोस्ती केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं थी, ये एक बौद्धिक पार्टनरशिप थी जिसने इतिहास को बदल दिया। क्रांति का आह्वान, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ब्रुसेल्स में हम एक कम्युनिस्ट लीग नामक एक गुप्त संगठन में शामिल हो गए। ये एक ऐसा मंच था जहां विभिन्न देशों के क्रांतिकारी विचारक और कार्यकर्ता एक साथ आते थे। 1847 में लीग ने हमें एक घोषणा पत्र लिखने का काम सौंपा, एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे विचारों को स्पष्ट करे और दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट करे। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1848 का वर्ष, जब मैंने और एंगल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा। ये केवल एक किताब नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जिसने सदियों से दबी हुई आग को भड़का दिया। ये एक आह्वान था, एक घोषणा थी जिसने दुनिया के सामने एक नया दृष्टिकोण रखा। हमने घोषणा की कि मानव इतिहास जब से समाज वर्गों में बंटा है, वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये मालिकों और मजदूरों के बीच, शोषकों और शोषितों के बीच का संघर्ष है। हमने बताया कि कांजीवाद कैसे काम करता है, ये कैसे मजदूरों के श्रम को चुराकर कुछ लोगों के लिए धन पैदा करता है। हमने जोर देकर कहा, दुनिया भर के मजदूरों, एक हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक नारा था? नहीं, ये एक सच्चाई थी। ये महसूस करना था कि तुम्हारी पावर तुम्हारी एकता में है। जब तुम अकेले हो तो तुम कमजोर हो, लेकिन जब तुम सब एक साथ खड़े होते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ये घोषणा पत्र लाखों लोगों के लिए एक मशाल बन गया, जिसने उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इसने बताया कि शोषण सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की समस्या है। संघर्ष का महाकाव्य, डास कैपिटल। 1848 की क्रांतियां पूरे यूरोप में फैल गईं, लेकिन उन्हें कुचल किया गया। मुझे फिर से निर्वासन झेलना पड़ा। मैं अपने परिवार के साथ लंदन आ गया। यहीं पर मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर हाथ डाला, डास कैपिटल। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था का एक गहन वैज्ञानिक विश्लेषण था, उसकी जड़ों से लेकर उसकी शाखाओं तक। मुझे ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में घंटों, दिनों, महीनों, सालों तक बैठना पड़ता था। मैंने हजारों किताबें पढ़ी, अनगिनत आंकड़े इकट्ठा किए और एक एक तथ्य को परखा। यह मेरा युद्ध था और मेरी कलम मेरा हथियार। क्या तुम सोच सकते हो कि मैंने किस परिस्थिति में यह काम किया? लंदन में मेरा परिवार घोर गरीबी में जी रहा था। मेरे पास अक्सर खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। मेरे बच्चे बीमार पड़ते थे और मैंने अपने 3 प्यारे बच्चों को गरीबी और बीमारी के कारण खो दिया। मेरी पत्नी जेनी, जो एक कुलीन परिवार से थी, उन्होंने मेरे साथ हर कष्ट झेला, मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया। एंगल्स, मेरे सच्चे मित्र, उन्होंने मुझे आर्थिक सहायता दी, जिससे मैं जिंदा रह सका और अपने शोध को जारी रख सका। इन सब के बावजूद मैं नहीं रुका। मैं रात रात भर जागता था, मेरी आंखें लाल हो जाती थीं, मेरा शरीर थक जाता था, लेकिन मेरा मन जागृत रहता था। मैं जानता था कि यह काम कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था, यह मानव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला दस्तावेज था। दास कैपिटल में मैंने बताया कि पूंजी कैसे पैदा होती है। यह मजदूरों के अतिरिक्त मूल्य को चुराकर बनती है। आपकी मेहनत का एक हिस्सा आपको नहीं मिलता, बल्कि वह पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मैंने वस्तु मोह की अवधारणा दी, जहां हम वस्तुओं को उनकी असली कीमत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन्हें बनाने वाले इंसान कौन है और उन्होंने कितनी मेहनत की है। मैंने बताया कि कैसे पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो खुद अपने विरोधाभासों के कारण ढहेगी। ये पुस्तक केवल अर्थव्यवस्था पर एक ग्रंथ नहीं थी, ये मानव इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक विशाल संगम था। ये एक चेतावनी थी, एक विश्लेषण था और भविष्य की एक भविष्यवाणी थी। आंदोलन का निर्माण, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय। मैंने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, मैंने लोगों को जोड़ा। मैं जानता था कि विचार बिना क्रिया के अधूरे हैं। इसीलिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता है। यह विभिन्न देशों के मजदूर संगठनों का एक वैश्विक मंच था।
मेरा सपना था कि दुनिया भर के मजदूर एक साथ आएं, अपनी साझा समस्याओं को पहचानें और एक साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। मैंने देखा कि कैसे पूंजीवाद की शक्ति सिर्फ एक देश में नहीं थी, बल्कि ये वैश्विक थी, और इसीलिए मजदूरों को भी वैश्विक स्तर पर एकजुट होना होगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ने मजदूरों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण संघर्षों का नेतृत्व किया, जैसे कि काम के घंटों को सीमित करना, बाल श्रम को समाप्त करना और बेहतर वेतन के लिए लड़ना। ये एक ऐसा मंच था जहां सिर्फ बातें नहीं होती थीं, बल्कि ठोस कदम उठाए जाते थे। ये एक प्रयोगशाला थी जहां सिद्धांत और व्यवहार एक साथ मिलते थे। इसीलिए मैंने, मेरे प्यारे मित्रों, ये आंदोलन इसीलिए बनाया ताकि समाज के लोग आपस में एक दूसरे से मिल सकें, अपने दुख दर्द साझा कर सकें और एक दूसरे के मिलकर काम कर सकें। व्यक्तिगत संघर्ष और अटूट संकल्प। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब आसान था? नहीं, मेरा जीवन संघर्षों से भरा था। मैं अक्सर बीमार रहता था, मेरी आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहती थी, मुझे कभी भी आराम या विलासिता का जीवन नहीं मिला। समाज के तथाकथित बुद्धिजीवियों और सत्ताधारी वर्ग ने मुझे एक पागल, एक उपद्रवी, एक खतरे के रूप में देखा। मुझे गालियां दी गईं, मेरी उपेक्षा की गई और मेरे विचारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन मेरे अंदर एक अटूट संकल्प था। मैंने अपने लक्ष्य से कभी आंखें नहीं हटाईं। मुझे पता था कि मैं किस लिए लड़ रहा हूं। मैं मानव जाति की मुक्ति के लिए लड़ रहा था। मुझे पता था कि मेरा काम कितना महत्वपूर्ण है, भले ही मेरे जीवन काल में मैं इसके पूरे फल न देख पाऊं। मेरे पास एंजल्स जैसा मित्र था, मेरी पत्नी जेनी जैसी साथी थी और मेरे कुछ समर्पित अनुयायी थे जिन्होंने मुझे इस कठिन यात्रा में सहारा दिया। उन्होंने मेरे विचारों में विश्वास रखा और मेरे साथ खड़े रहे जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मेरी मौत 14 मार्च 1883 को हुई और मुझे लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। मेरी कब्र पर लिखा है, दुनिया भर के मजदूरों, एक हो जाओ। ये मेरे जीवन का निचोड़ था, मेरा अंतिम संदेश। मेरा संदेश तुम्हें, जागृति और कार्रवाई। आज जब तुम मेरी कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम सोच रहे होगे कि मेरे विचार आज भी प्रासंगिक क्यों हैं। क्या पूंजीवाद बदल नहीं गया? क्या दुनिया आगे नहीं बढ़ गई? हाँ, दुनिया बदल गई है, लेकिन क्या शोषण समाप्त हो गया है? क्या असमानता खत्म हो गई है? क्या तुम आज भी ऐसे लोगों को नहीं देखते जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनके जीवन में खुशी और सम्मान का अभाव है? क्या तुम आज भी ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं देखते जो कुछ मुट्ठी भर लोगों को असीमित शक्ति देती हैं जबकि बाकी आबादी संघर्ष करती रहती है? डिजिटल युग में सूचना का विस्फोट हुआ है, लेकिन क्या हम सचमुच अधिक जागरूक हैं या केवल हम नए प्रकार का वस्तुमोह और अलगाव का अनुभव कर रहे हैं जहां हम अपने ही बनाए हुए सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं? मेरा संदेश तुम्हें यह है, एक सवाल पूछो। जो तुम्हें जैसा दिखाया जाता है उसे वैसा ही स्वीकार मत करो। हर चीज पर सवाल उठाओ। तुम्हारी सरकार, तुम्हारी अर्थव्यवस्था, तुम्हारी शिक्षा प्रणाली, तुम्हारी मीडिया। सत्य की तलाश करो। 2, पहचानो। अपने आसपास के शोषण और अन्याय को पहचानो। ये सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी की समस्या नहीं है, ये एक व्यवस्थागत समस्या है। देखो कि कैसे तुम्हारे श्रम का मूल्य कम आंका जाता है, कैसे तुम्हारी रचनात्मकता को एक मशीन के पुर्जे में बदल दिया जाता है। 3, जागरूक बनो। समझो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक वर्ग का हिस्सा हो। उन लोगों का वर्ग जो अपनी मेहनत से दुनिया को चलाते हैं लेकिन अक्सर अपने श्रम का पूरा फल नहीं पाते। 4, एकजुट हो। मेरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही थी, एकता। जब तक तुम अकेले रहोगे तुम कमजोर रहोगे। जब तुम अपने जैसे लोगों के साथ एकजुट होगे, अपनी आवाज उठाओगे, अपने अधिकारों के लिए खड़े होगे, तभी तुम बदलाव ला सकते हो। ये सिर्फ मजदूरों की एकता नहीं, ये उन सभी की एकता है जो जस्टिस और समानता के लिए लड़ते हैं। 5, परिवर्तन लाओ। केवल जानना काफी नहीं है, केवल बात करना काफी नहीं है, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। ये जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ी क्रांति हो। ये हो सकता है कि तुम अपने कार्यस्थल पर बेहतर अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, अपने समुदाय में न्याय के लिए लड़ो, या फिर एक ऐसी दुनिया का सपना देखो जो अधिक मानवीय और समतावादी हो। मैंने तुम्हें सिखाया कि विचार कैसे शक्ति बन सकते हैं।
मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे एक इंसान अकेलेपन और गरीबी में भी अपने विचारों से दुनिया को हिला सकता है। मैंने तुम्हें बताया कि इतिहास केवल शासकों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, ये आम लोगों के संघर्ष और उनकी मुक्ति की कहानी है। मेरा शरीर भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन मेरे विचार, मेरी आत्मा, मेरे सपने वो तुम सब में जीवित हैं। क्या तुम उस आग को महसूस कर सकते हो जो मैंने जलाई थी? क्या तुम उस मशाल को आगे ले जाने के लिए तैयार हो? ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उठो, जागो और दुनिया को बदलो, क्योंकि याद रखो, दुनिया को खोने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी बेड़ियां हैं और पाने के लिए एक पूरी दुनिया। मेरी आवाज की गूंज, विरासत और गलतफहमियां। तुम सोच रहे होगे कि मेरी मौत के बाद क्या हुआ? क्या मेरी आवाज शांत हो गई? नहीं, मेरी आवाज पहाड़ों और महासागरों को पार कर गई। मेरी मौत के बाद मेरे विचारों ने दुनिया भर में बिजली की तरह आग लगा दी। श्रमिक आंदोलनों ने मेरी शिक्षाओं को अपनी मशाल बनाया। कई देशों में मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्होंने कई जीत हासिल की। काम के घंटे कम हुए, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा, बेहतर वेतन और काम की परिस्थितियां मिली। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे अधिकार जो आज तुम्हें सहज लगते हैं, ये सब उन संघर्षों का परिणाम थे जिनकी नींव में मेरे विचार थे। मैंने बताया था कि 8 घंटे का कार्य दिवस सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि मानव डिग्निटी का प्रतीक था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हर बड़े विचार के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है, उसे गलत समझने का खतरा, उसे तोड़ने मरोड़ने का खतरा। मेरी मौत के बाद मेरे विचारों का दुरुपयोग भी हुआ। कुछ तानाशाहों ने, कुछ दमनकारी राशनों ने मेरे नाम का इस्तेमाल अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने कम्युनिज्म के नाम पर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो स्वतंत्रता और मानवीय डिग्निटी के बिल्कुल विपरीत थीं। उन्होंने लोगों को दबाया, उनकी आवाजें कुचलीं और उन्हें भय के साए में जीने को मजबूर किया। क्या ये वही दुनिया थी जिसका मैंने सपना देखा था? नहीं, मेरा सपना था मानव मुक्ति का, जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके, जहां कोई किसी का शोषण ना करे। मैंने कभी किसी ऐसी व्यवस्था की वकालत नहीं की जहां राज्य ही सबसे बड़ा अत्याचारी बन जाए। मेरी आलोचना राज्य की शक्ति के प्रति भी थी, खासकर तब जब वो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाए। मेरे विचारों का सार था अन्याय के खिलाफ खड़े होना, शोषण को खत्म करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां सभी स्वतंत्र और समान हों। यह विचार या दमन का संदेश नहीं था, बल्कि जागरूकता, एकता और कार्रवाई का संदेश था। तुम्हें मेरे विचारों को उन छद्मवेशों से अलग करना होगा जो उन पर चढ़ाए गए हैं। तुम्हें सत्य को पहचानना होगा, उसे उस प्रचार से अलग करना होगा जो तुम्हें इतिहास की किताबों और मीडिया में परोसा जाता है। मेरा काम एक दर्पण था जो समाज की कड़वी सच्चाई दिखाता था, न कि एक हथौड़ा जो लोगों को तोड़ता था। क्या तुम इस अंतर को समझ सकते हो? क्या तुम उस असली कार्ल मार्क्स को देख सकते हो जिसने जीवन भर एक मानवीय और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए संघर्ष किया? आज की दुनिया, डिजिटल युग में मेरे विचार। अब तुम आज की दुनिया को देखो मेरे दोस्तों। आज 21वीं शताब्दी है, प्रौद्योगिकी ने अकल्पनीय प्रगति की है। हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या शोषण और असमानता खत्म हो गई है? मेरी आंखें देख सकती हैं कि कैसे आज भी पूंजी नए नए रूपों में खुद को ढाल रही है। मैंने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के शोषण की बात की थी। आज तुम घर बैठे गिग इकोनॉमी में काम करते हो, एक डिलीवरी बॉय, एक कैब ड्राइवर, एक फ्रीलांसर। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन क्या तुम सचमुच स्वतंत्र हो? तुम्हारी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा, तुम्हारा अतिरिक्त मूल्य उन विशालकाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जेब में जा रहा है जो तुम्हें पार्टनर कहते हैं। आज डेटा ही नया सोना है। तुम जो कुछ भी ऑनलाइन करते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम खोजते हो, जो तुम खरीदते हो, वो सब एक नए प्रकार का श्रम बन गया है। तुम फ्री में अपनी जानकारी देते हो और बड़ी बड़ी कंपनियां उस जानकारी से अरबों खरबों रुपए कमाती हैं। क्या ये भी एक प्रकार का शोषण नहीं है? क्या ये श्रम का अलगाव नहीं है, जहां तुम अपनी ही पहचान और अपनी ही डिजिटल पहचान पर नियंत्रण खो रहे हो?
वैश्वीकरण ने मेरी उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया है कि पूंजीवाद की पहुंच वैश्विक होगी। अब तुम्हारी प्रतिस्पर्धा केवल तुम्हारे पड़ोसियों से नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे किसी व्यक्ति से है। कंपनियां अब सबसे सस्ते लम की तलाश में दुनिया भर में घूमती हैं और तुम्हें हमेशा कम वेतन पर काम करने का डर सताता रहता है। मैंने वस्तु मोह की बात की थी, जहां हम वस्तुओं को उनकी असली कीमत और उन्हें बनाने वाले मानवीय श्रम से ज्यादा महत्व देते हैं। आज सोशल मीडिया पर चमकती तस्वीरें, नए नए गैजेट्स और फैशन के रुझान तुम्हें लगातार उपभोग करने के लिए उकसाते हैं। तुम्हें लगता है कि इन चीज़ों को पाकर तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन क्या वे तुम्हें असली खुशी और संतुष्टि दे पाती हैं, या फिर वे तुम्हें सिर्फ एक अनंत दौड़ में फंसाए रखती हैं? मेरी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि बुनियादी समस्याएं नहीं बदली हैं। कुछ लोगों के हाथों में धन और शक्ति का केंद्रीकरण और अधिकांश लोगों का अभाव और अनिश्चितता में जीना। वैश्विक पर्यावरणीय संकट भी इसी लालच और असीमित संचय की दौड़ का परिणाम है, जिसकी मैंने आलोचना की थी। क्या तुम देख सकते हो कि मेरे शब्द आज भी तुम्हारी दुनिया में गूंज रहे हैं? क्या तुम महसूस कर सकते हो कि जो भूत यूरोप पर मंडरा रहा था, वो आज पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, लेकिन अब वो एक अलग वेश में है? तुम्हारी क्रांति, तुम्हारा भविष्य, एक अधूरी धुन। तो मेरे दोस्तों, मेरी कहानी का अंतिम भाग यहीं से शुरू होता है, तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें इतिहास दिया, मैंने तुम्हें विश्लेषण दिया, मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलना और उसे पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी क्रांति केवल खून खराबे वाली क्रांति नहीं थी। ये सबसे पहले विचारों की क्रांति थी, चेतना की क्रांति थी। ये तुम्हारी सोच को बदलने की क्रांति थी। तुम्हें क्या करना है? एक, ज्ञान की मशाल थामो, पढ़ो, सीखो, सवाल पूछो। केवल वही मत मानो जो तुम्हें बताया जाता है। अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मेरी किताबें और मेरे विचार केवल किताबी बातें नहीं हैं, वे तुम्हें दुनिया को समझने के उपकरण देते हैं। दो, पहचानो अपनी शक्ति। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज भी किसी न किसी रूप में शोषित हो रहे हैं। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी एकता में है, तुम्हारी एकजुटता में है। अपने सहकर्मियों के साथ जुड़ो, अपने समुदाय में शामिल हो, उन लोगों के साथ खड़े हो जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तीन, बदलने की हिम्मत करो। परिवर्तन रातों रात नहीं आता, लेकिन ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अपने कार्यस्थल पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, अपने समाज में समानता और सम्मान के लिए लड़ो। एक ऐसे व्यापार का समर्थन करो जो नैतिक हो। उन आवाजों का साथ दो जो वंचितों के लिए बोलती हैं। चार, मानवीयता को जगाओ। पूंजीवाद का एक बड़ा दंश ये भी है कि वो हमें एक दूसरे से अलग करता है, हमें प्रतिद्वंदी बनाता है। इस अलगाव को तोड़ो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखो, करुणा रखो। याद रखो कि तुम सिर्फ एक आर्थिक इकाई नहीं हो, तुम एक इंसान हो और तुम्हारे आसपास के लोग भी इंसान हैं। 5, भविष्य के वास्तुकार बनो। मैंने तुम्हें एक आधार दिया, एक ब्लूप्रिंट दिया, लेकिन तुम्हें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सिर्फ शोषण मुक्त ही ना हो, बल्कि रचनात्मकता, प्रेम और सहयोग से भरपूर हो। ये एक अधूरी धुन है जिसे तुम्हें पूरा करना है, एक कविता है जिसे तुम्हें लिखना है। मैंने जीवन भर संघर्ष किया, अभावों में जिया और दुख सहे, ताकि तुम एक बेहतर दुनिया का सपना देख सको। मेरा शरीर धूल में मिल गया, लेकिन मेरे विचार अमर हैं। वो आज भी हर उस दिल में धड़कते हैं जो अन्याय के खिलाफ धड़कता है, हर उस आवाज में गूंजते हैं जो समानता की बात करती है। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, फिलोसोफरों ने दुनिया की केवल अलग अलग तरीकों से व्याख्या की है। असली बात तो इसे बदलना है। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें इसे बदलना है। उठो, जागो और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करो जहां हर इंसान स्वतंत्र हो, हर इंसान सम्मानित हो और हर इंसान अपने श्रम का पूरा फल पाए। क्योंकि दुनिया को खोने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी बेड़ियां हैं और पाने के लिए एक पूरी दुनिया, एक मानवीय दुनिया। धन्यवाद।